अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज की जो वीडियो है वो है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड रूल्स। वैसे तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, बट फिर भी आप एक यूनिवर्सिटी से जुड़ने जा रहे हैं, आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी आपके पास हो उतना अच्छा है। और दूसरी बात ये भी है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो बाहर से आते हैं, तो उनके पास जानकारी होना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, लोकल लोग तो मतलब वो जानते ही हैं अलीगढ़ के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, चीज़ों के बारे में, बट जो आउटसाइडर्स हैं वो नहीं जानते। तो इसीलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ ताकि उनके लिए हेल्पफुल हो सके। तो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी और रूल्स मैं एएमयू से रिलेटेड आपको बताना चाहती हूँ। तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और रूल्स जो कि एडमिशन के लिए इम्पॉर्टेंट है 2021 और 2022 के, वो नीचे दे रखे हैं गाइड टू एडमिशन के अंदर। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोलर ऑफिस की वेबसाइट से, अगर आप लेटेस्ट वाले देखना चाहते हैं। तो कैंडिडेट जो कि एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको सभी रूल्स को पढ़ना चाहिए और उनको उसी के हिसाब से अपना बिहेवियर रखना चाहिए। तो एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं सभी कोर्सेज ऑफ स्टडी के लिए, तो ये गाइड में दे रखा है इंडियन नेशनल्स के लिए, ठीक है। सिर्फ इंडियन नेशनल्स को एडमिशन दिया जाएगा। और कुछ सीट्स जो हैं वो फॉरेन नेशनल्स के लिए, चिल्ड्रन ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए, एनआरआई के लिए रिजर्व्ड हैं। और कैंडिडेट्स जो कि फॉरेन नेशनल, चिल्ड्रन ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियन की कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए जो रेलेवेंट गाइड है या सप्लीमेंट है वो उनको पढ़ना चाहिए। वो भी मैं अलग से उस पर वीडियो बनाऊंगी। अगर आप में से कोई एनआरआई है और चाहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। तो सभी कोर्स ऑफ स्टडी का जो एडमिशन लिया जाएगा बच्चों का, वो इस गाइड में दे रखा है सभी कोर्सेज़ के लिए। लेकिन जो स्पेसिफ़िकली एएमयू सेंटर्स मल्लापुरम और मुर्शिदाबाद और किशनगंज वाले जो हैं, उसके लिए ये पूरी गाइड के अंदर आपको दे रखा है। लेकिन हाँ, जहाँ पर स्पेसिफिक रूल्स की ज़रूरत है मल्लापुरम, मुर्शिदाबाद और किशनगंज के लिए, वो वहाँ अलग से दे रखे हैं। उसके अलावा अलीगढ़ के लिए ये सभी रूल्स लागू होते हैं और सभी कोर्सेज़ में आपको एडमिशन दिया जाएगा। जहाँ पर अगर ऐसा है कि ये मल्लापुरम में नहीं है या मुर्शिदाबाद में नहीं है या किशनगंज में नहीं है, तो वहाँ इसको बताया जाएगा एक्सेप्शन को। जो यूनिवर्सिटी है वो किसी भी कैंडिडेट को एडमिट करना अगर करती है वो किसी भी कोर्स ऑफ स्टडी में, तो अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो वो उसे एडमिशन ना भी दे। समझ रहे हैं आप? मतलब आपने यूनिवर्सिटी वैसे तो एडमिशन फॉर्म्स, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म्स सब बच्चों के मंगाती है जो भी उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, बट फिर भी अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो किसी कैंडिडेट को एडमिशन ना दे, ठीक है। समझ रहे हैं आप? मतलब ये टोटली यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि अगर उसने मान लीजिए एक इनविटेशन दिया भी है आपको एप्लीकेशंस का कि आप फॉर्म भरें, तब भी हो सकता है कि किसी वजह से यूनिवर्सिटी उसे पोस्टपोन कर दे उस टेस्ट को, या किसी वजह से वो एडमिशन प्रोसेस को डिले कर दे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। द यूनिवर्सिटी रिजर्व्स द राइट टू डिनाई एडमिशन टू एनी कैंडिडेट एप्लीकेंट सीकिंग एडमिशन टू एनी कोर्स ऑफ स्टडी फुल टाइम, पार्ट टाइम एक्सेट्रा हु हैज़ been found indulging in any criminal, illegal or antisocial activities and whose presence in the university campus will be detrimental to peaceful atmosphere in the university। मतलब ये है कि अगर यूनिवर्सिटी के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी ऐसे बच्चे को एडमिशन ना दे जो कि किसी प्रकार की संदिग्ध एक्टिविटी में जुड़ा हुआ है, इलीगल एक्टिविटी में जुड़ा हुआ है, क्रिमिनल एक्टिविटी में जुड़ा हुआ है, एंटी सोशल एक्टिविटी में जुड़ा हुआ है, और जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी की शांति भंग होने के चांसेस हों ऐसे बच्चे को एडमिशन देने से, तो हो सकता है यूनिवर्सिटी ऐसे बच्चे को एडमिशन ना दे। यूनिवर्सिटी फ्री है ऐसे बच्चे के अगेंस्ट जो भी वो चाहे तो एडमिशन दें, चाहे तो ना दें। कैनवसिंग इन एनी मैनर फॉर सिक्योरिंग एडमिशन शेल रेंडर अ कैंडिडेट डिस्क्वालिफाइड। यानी किसी भी प्रकार का अगर आप मतलब गलत तौर तरीके यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि आपके कैंडिडेट जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, ठीक है। तो एडमिशन जो है वो प्रॉपर जो भी आपका मेथड है उसी से आप लें, ठीक है। अलग से कोई कोशिश ना करें, ठीक है, कोई गलत काम करने की कोशिश ना करें एडमिशन लेने के लिए। एलिजिबिलिटी रूल्स एज स्पेसिफाइड फॉर ईच कोर्स शैल बी स्ट्रिक्टली फॉलोड एंड शैल नॉट बी रिलैक्स्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंस। Candidate should satisfy himself herself that he or she fulfill the eligibility requirements prescribed for admission to the concerned course of study। तो एलिजिबिलिटी रूल्स जो भी दे रखे हैं, मान लीजिए अगर बीएससी में एडमिशन के लिए 12वीं पास बच्चा चाहिए तो 12वीं पास ही होना चाहिए। समझ गए आप? एलिजिबिलिटी रूल्स का पूरा ध्यान रखना है आपको फॉर्म भरते वक्त, ठीक है। कोई भी आप एलिजिबिलिटी रूल्स को क्या ना करें,
उसको आप भंग ना करें, उसका प्रॉपर ध्यान रखें, उसको हल्के में ना लें, ठीक है। फिर कैंडिडेट जो है वो कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू अ कोर्स ऑफ स्टडी इफ ही और शी हैज़ पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो फुलफिल्स ऑल अदर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट्स स्टडीड, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, एज एक्सेट्रा. The percentage of marks secured by a candidate at the qualifying examination failing short by even a decimal fraction shall not be rounded off to the next whole number. Similarly, if the age falls short or exceeds even by a single day, the candidate shall not be eligible for admission. तो आप ये बात समझ लें कि अगर आपका जो बच्चा है उसकी जो मान लीजिए 50% किसी टेस्ट में एडमिशन का क्राइटेरिया है और आपके बच्चे के 49.5 आए हैं, तो यूनिवर्सिटी जो है उसको निकालने का या उसको एडमिशन ना देने का पूरा हक रखती है, क्योंकि आपके मार्क्स जो हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं है। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए कि जो आपकी डेट दे रखी है वो है 14 अगस्त को आपका बच्चा जो है वो इतने साल का होना चाहिए था, 14 अगस्त से अगले साल की 16 जून तक ये डेट हमें दे रखी है, और आपका बच्चा जो है वो 1 साल मान लीजिए वो 17 जून को उसकी डेट ऑफ बर्थ है, तो यूनिवर्सिटी पूरा अधिकार रखती है ऐसे बच्चे को एडमिशन ना देने का, क्योंकि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक दिन से पूरा नहीं कर रहा है। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इन सब रूल्स को ध्यान में रखते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक कराएं, सही समय पे टेस्ट का एडमिशन का फॉर्म भरें। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो डिले ना करें, और अगर आपकी एज कम है तो फिर आप ख़ासतौर से स्कूल एडमिशन्स में इनका ख्याल रखें, जब सही वक्त आए तब फॉर्म भरें, ठीक है। वरना ये भी हो सकता है कि आपने टेस्ट तो क्वालिफाई कर लिया बट यूनिवर्सिटी ने किसी और रीज़न से आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया। समझ गए आप? ये बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। Changes, if any, made in the intake admission rules and or in the eligibility criteria from time to time shall be applicable to candidates seeking admission in the university even after notification. यानी एडमिशन के रूल्स में अगर कोई चेंजेस यूनिवर्सिटी लाना चाहती है तो अगर बाद में भी उसका नोटिफिकेशन आ रहा है तब भी वो सभी कैंडिडेट्स पर लागू होगा। मान लीजिए अगर जैसे अभी तक मांग रहे थे 50% और कल को यूनिवर्सिटी कहती है भाई 50 नहीं 55% चाहिए, तो ये रूल अगर मान लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद भी भरा गया है या लाया गया है तो वो सभी बच्चों पर लागू होगा, या एडमिशन के बाद भी अगर ये रूल आया है तब भी सभी बच्चों को इसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ अच्छे से समझ लें, ठीक। नेक्स्ट चीज़ है, अगर आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं आर्ट्स फैकल्टी में, सोशल साइंस फैकल्टी में, साइंस फैकल्टी में, लाइफ साइंस फैकल्टी में, जहाँ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बैचलर डिग्री है, ठीक है, तो कैंडिडेट को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, उनका मेन सब्जेक्ट, उनका सब्सिडरी सब्जेक्ट, उनके मेजर सब्जेक्ट्स। मेन सब्जेक्ट क्या होता है? मेन सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है जो कि कैंडिडेट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में अकेला सब्जेक्ट उसके पास मेन सब्जेक्ट रह जाता है। इसको बहुत अच्छे से समझें, ये जानकारी मेरे पास भी नहीं थी पहले, जब मेरा एडमिशन नहीं हुआ था उससे पहले बीए में एडमिशन होने से पहले मेरे पास भी मुझे ये पता नहीं था। तो एक मेन सब्जेक्ट होता है, एक सब्सिडरी सब्जेक्ट होता है और एक होता है मेजर सब्जेक्ट। 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। मेन सब्जेक्ट क्या होता है? ये सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है, सेकेंड ईयर में पढ़ना होता है और थर्ड ईयर में अकेला यही सब्जेक्ट पढ़ना होता है। समझ रहे हैं आप? 3 साल का आपका कोई भी बैचलर कोर्स होता है, बीटेक की बात हम छोड़ देते हैं, तो आपका फर्स्ट ईयर में आप मेन सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर में आप मेन सब्जेक्ट पढ़ेंगे और थर्ड ईयर में सिर्फ मेन सब्जेक्ट पढ़ेंगे। बाकी 2 सालों में फर्स्ट और सेकेंड ईयर में सब्सिडरी सब्जेक्ट्स आपको साथ में पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। सब्सिडरी सब्जेक्ट क्या होते हैं? तो मेन सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी के 2 सब्जेक्ट्स हैं जो कि कंपलसरी वोकेशनल सब्जेक्ट्स को हटा के हैं, जो कि कैंडिडेट पढ़ता है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, वो कहलाते हैं सब्सिडरी सब्जेक्ट। और मेजर सब्जेक्ट क्या है? अगर कैंडिडेट ने सिर्फ 2 सब्जेक्ट थर्ड ईयर में पढ़े बैचलर की डिग्री के लेवल पर, 3 सब्जेक्ट में से, जिसमें वो कंपलसरी हट जाएगा, वोकेशनल हट जाएगा, जो कि वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ चुका है, तो वो मेजर सब्जेक्ट्स कहे जाएंगे, ठीक है। समझ गए आप? बीए, बीएससी, बीकॉम और आई थिंक ये बैचलर्स इन थियोलॉजी डिग्रीज प्रिस्क्राइब्ड मेरे ख्याल से वही है ये। एट द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस कोर्सेज ऑफ स्टडीज इन दिस गाइड आर 3 years डिग्री कोर्सेज अंडर द 10+2+3 सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का जो सिस्टम है 10+2+3 वाला, जो सुना होगा आपने कि पहले आप 10वीं का सर्टिफिकेट लीजिए, फिर 2 साल और पढ़ाई कीजिए, 12वीं का लीजिए, फिर कोई बैचलर्स का कोर्स कीजिए और आप
3 साल पढ़ाई करने के बाद बैचलर्स की डिग्री हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से जो कैंडिडेट्स हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि वो टेबल 2 देख लें, जिसमें अलाउड कोर्सेज़ की एक लिस्ट दे रखी है, ताकि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जिनके लिए वो अपनी क्वालिफ़िकेशन, एज और एलिजिबिलिटी के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। अब एक और बड़ा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को कि इंटरनल किसे कहते हैं और एक्सटर्नल किसे कहते हैं, ठीक है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच का अंतर या उनकी डेफिनेशन क्या है, ये आज मैं आपको बता रही हूँ। एक इंटरनल कैंडिडेट वो होता है जिसने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो कि यूनिवर्सिटी करती है एज अ रेगुलर स्टूडेंट, उसने पास किया हो और 3 एकेडमिक ईयर से पहले, यानी एडमिशन जब उसका हो रहा है उससे 3 साल पहले भी अगर उसने पास किया है तो वो चलेगा, बट 3 से पुराना नहीं होना चाहिए। और 3 से अगर ज़्यादा साल उसको हो जाते हैं रेगुलर स्टूडेंट, मतलब वो 3 साल पहले था और अब नहीं है, और 3 से ज़्यादा समय उसको हो गया है, तो वो एक्सटर्नल हो जाएगा। और इसके अलावा जो भी लोग हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं करी है वो सभी लोग एक्सटर्नल हैं। जैसे कि मैं हूँ, तो मैंने 10th अगर AMU से पास किया है तो अगले 3 साल तक मैं इंटरनल रहूँगी। मैंने 12th अगर AMU से पास किया है तो अगले 3 साल तक मैं इंटरनल रहूँगी। यानी अगर आज मैं BTech का एक एप्लीकेशन फॉर्म भरती हूँ तो अभी मुझे 3 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं एक्सटर्नल, मतलब मुझे AMU का 12th एग्ज़ाम दिए हुए मुझे 3 साल नहीं हुए, तो आज भी मैं एक इंटरनल स्टूडेंट की तरह ट्रीट की जाऊंगी। समझ गए आप? क्योंकि हाँ, एक और चीज़ ये है, जैसे मान लीजिए आपने 12वीं पास की थी आज से 6 साल पहले, और आज की डेट में आप कर रहे हैं MSc, ठीक है, और आप किसी ऐसे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। वैसे तो ऐसा कोई करेगा नहीं, पर फिर भी मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहती हूँ। MSc आप कर रहे हैं और आप चाहते हैं एडमिशन लेना BA में, समझ रहे हैं। 12वीं आपने पास की हुई है आज से 6 साल पहले, और आज की डेट में आप MSc कर रहे हैं, और MSc आप कंप्लीट आपकी होने वाली है, और आप ये चाहते हैं कि आप एडमिशन ले लें यूनिवर्सिटी में एज अ BA कैंडिडेट, ठीक है। तो इसमें क्राइटेरिया BA का क्या है ये समझते हैं। सबसे पहले तो क्राइटेरिया है कि आप 12th पास होने चाहिए। तो 12th पास आपने कब की थी ये देखा जाएगा, समझ गए आप? तो ये चीज़ आप समझ लें, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। इसके बाद है कैंडिडेट्स को अपना सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा हर कोर्स ऑफ स्टडी के लिए, जैसा कि इस गाइड में दे रखा है। लेकिन कैंडिडेट को सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा जिसमें कंबाइंड टेस्ट होता है। कंबाइंड टेस्ट कहाँ कहाँ होता है? तो सबसे बेसिक एग्जाम्पल अगर कंबाइंड टेस्ट का मैं आपको दूँ तो वो है आपका 11th साइंस का और डिप्लोमा का, ठीक है। ये एक कंबाइंड टेस्ट होता है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, 11th आर्ट्स का और 11th कॉमर्स का। कॉमर्स एक नया सब्जेक्ट है, उसका टेस्ट अलग से होना चाहिए, बट यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं करती है, वो एक ही पेपर में दोनों का टेस्ट लेती है, समझ गए आप? तो ये एक कंबाइंड पेपर होता है। लेकिन 12th के बाद जब आप पेपर देते हैं तो आपको BA का एंट्रेंस अलग देना होता है, BCom का अलग देना होता है, और BSc का अलग देना होता है, BTech का अलग देना होता है, समझ गए आप? तो कंबाइंड कोर्सेज का जो एडमिशन हो रहा है वो हो रहा है क्लास 11 साइंस में और डिप्लोमा में, और क्लास 11 आर्ट्स में और कॉमर्स में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपने जब आप किसी कोर्स ऑफ स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कैंडिडेट को स्केड्यूल ऑफ एडमिशन को कंसल्ट करना चाहिए डिपार्टमेंटल टेस्ट के, जहाँ पर भी एप्लीकेबल हो, ताकि कोई क्लैश नहीं होना चाहिए टेस्ट शेड्यूल में अलग अलग कोर्सेज के जहाँ पे कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है एडमिशन के लिए। यूनिवर्सिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर कैंडिडेट ने एक से ज़्यादा कोर्स के लिए ऑप्ट किया है और उनका जो टेस्ट है वो एक ही दिन पड़ जाता है, एक ही टाइम पड़ जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की नहीं है। ये चीज़ आपको चेक करनी होगी कि आप कहीं ऐसे कोर्सेज के लिए तो अप्लाई नहीं कर रहे जिनका टेस्ट एक ही दिन हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी रिक्वेस्ट चेंज इन एडमिशन के लिए या करस्पॉन्डेंस के लिए, जैसा कि एप्लीकेशन फॉर्म में दे रखा है, आपने कुछ पहले लिखा था अब आप कुछ और लिखना चाहते हैं एड्रेस, तो ऐसा कुछ भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। सभी कोर्सेज जहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कैंडिडेट के परफॉर्मेंस पर बेस करता है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में, तो कैंडिडेट को अपनी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी अपनी मार्कशीट की अपलोड करनी होगी, ग्रेड शीट की, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की, बोथ साइड। और अगर नोटिफाइड डेट से पहले ऐसा नहीं किया तो वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि कुछ कोर्सेज ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपकी जो आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसकी परसेंटेज के बेसिस पर आपको एडमिशन दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ठीक से डेट के अंदर रहकर, नोटिफाइड डेट के अंदर रहकर आपको अपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के मार्कशीट को अपलोड करना होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, ट्रांजैक्शन ID को आप सभी सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के टाइम पे
आप इसको देख लें, ठीक है, अपना सब आप चेक कर लें। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जिनमें एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर और ट्रांजैक्शन नंबर नहीं लिखा हुआ होगा उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं उसमें आपको प्रॉपर्ली नोटिफाई करना है अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना रोल नंबर, अपनी ट्रांजैक्शन आईडी, ठीक है। अगर कैंडिडेट का फॉर्मल रिजल्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का अभी तक नहीं आया है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन से पहले उसका रिजल्ट नहीं आया है और मार्कशीट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की अभी तक उसको नहीं मिली है, तो उसको अपनी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अपनी इंटरनेट डाउनलोडेड मार्कशीट की सबमिट करनी होगी, समझ गए। यानी उसको आप इंटरनेट से डाउनलोड करें, उस पर सिग्नेचर करें और फिर उसको आप सबमिट कर दें, अगर आपको अभी तक अपने स्कूल से अपनी रिज़ल्ट नहीं मिला है। इसी तरीके से ओरिजिनल मार्कशीट्स भी जो है एट द टाइम ऑफ एडमिशन उसको देखा जाएगा, बट अभी फॉर्म भरने के टाइम आप सिर्फ उसकी इंटरनेट डाउनलोडेड कॉपी सबमिट कर सकते हैं। और अगर मार्क्स में, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के मार्क्स में या एग्रीगेट में कोई झोल झाल हुआ तो जो ऑफ़र है एडमिशन का वो कैंसिल हो जाएगा, यानी आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। कोई भी कैंडिडेट जिसका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज नहीं करती वो एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। सभी ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म्स एडमिशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा अगर यूनिवर्सिटी उन्हें नहीं मानती कि जिस भी इंस्टीट्यूशन से उन्होंने अपना क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास किया है उस इंस्टीट्यूशन को यूनिवर्सिटी नहीं पहचान रही है, तो ये आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट तब भी किया जा सकता है अगर उन्होंने इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है, या प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में सबमिट नहीं किया, या रिक्विजिट फ़ी के साथ सबमिट नहीं किया, या लास्ट डेट के बाद सबमिट किया है। और इस तरीके का कोई भी करस्पॉन्डेंस जो है उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होगा। एडमिट कार्ड जो कि एडमिशन डिपार्टमेंटल टेस्ट में जिनकी आपको ज़रूरत है, वो यूनिवर्सिटी सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म जिनके मंजूर हो गए हैं उन्हीं के एडमिट कार्ड जो है यूनिवर्सिटी वो जारी करती है। सभी रिस्पेक्ट में जिनके एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हैं और उन्होंने अच्छे से उसको सबमिट किया है कंट्रोलर की वेबसाइट पर लास्ट डेट ऑफ फिलिंग से पहले जो कि गाइड में आपको दे रखी है। कोई भी एडमिट कार्ड जो कि पोस्ट से भेजा गया हो एडमिशन या डिपार्टमेंटल टेस्ट कोर्सेज के लिए, एडमिट कार्ड्स उनके डाउनलोडेबल नहीं होंगे। हाँ सॉरी तो आपको सभी अपने एडमिट कार्ड जो हैं वो डाउनलोड करने होंगे। कोई भी एडमिट कार्ड जो है वो पोस्ट से आपके घर पे नहीं भेजा जाएगा, ये आप समझ लें। www.amucontrollersexam.com से आप जाकर के controlexams.com से जाकर के आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। एडमिट कार्ड आपको पोस्ट से नहीं भेजा जाएगा। कैंडिडेट्स को अपना रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ को जो एडमिट कार्ड पे जो स्पेस दे रखी है वहाँ पर अपना फ़ोटो चिपकाना है, ठीक है। और जैसा एप्लीकेशन फॉर्म पे लगाया था वही फ़ोटो यहाँ पर भी लगाना है। कैंडिडेट को ये इंश्योर करना है कि वो अपने पोजेशन में जो प्रॉपर एडमिट कार्ड है वो लेकर जाए टेस्ट सेंटर जाने से पहले। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने मान लीजिए बीटेक और बीए और बीएससी तीनों का भर दिया और जल्दबाजी में घर से आप जा रहे थे बीटेक का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने और आप हॉल टिकट ले गए हैं, एडमिट कार्ड ले गए हैं बीएससी का, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए प्रॉपर हॉल टिकट ले करके आप जाएं, अच्छे से इसको चेक कर लें। और जो कैंडिडेट है उनको इमीडिएटली कंसर्न एप्लीकेशन फॉर्म हैंडलिंग ऑफिस को कांटेक्ट करना चाहिए अगर एडमिट कार्ड में कोई भी गड़बड़ हो गई है, ताकि कोई लास्ट मिनट इनकन्वीनियंस उनको ना हो। यूनिवर्सिटी अज्यूम करती है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यूनिवर्सिटी की अगर किसी तरीके से आप ड्यू डेट पर नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। ड्यू डेट पर आपने अपना जो भी दिक्कत थी एडमिट कार्ड में उसको आप ठीक कराने नहीं पहुंच पाते तो इसकी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की नहीं है। तो कैंडिडेट को टेस्ट सेंटर में घुसने भी नहीं दिया जाएगा अगर उसके पास ठीक एडमिट कार्ड नहीं हुआ और फ़ोटोग्राफ उस पर नहीं हुआ, तो कैंडिडेट को वहाँ पर घुसने भी नहीं दिया जाएगा। फ़ोटोग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी टेस्ट का मीडियम होगा इंग्लिश, ठीक है। जहाँ पे क्वेश्चन पेपर को किसी लैंग्वेज में, अगर इंग्लिश से अलग लैंग्वेज में अगर क्वेश्चन पेपर बना है, ठीक है, वैसे ज़्यादातर टेस्ट पेपर का जो मीडियम होगा वो इंग्लिश ही होगा। और जो टेस्ट पेपर का सिलेबस है वो कंट्रोलर की वेबसाइट पर दे रखा है, सिलेबाई है वो दे रखी है कंट्रोलर की वेबसाइट पर। स्क्राइब जो है वो विजुअली चैलेंज कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जो कि एडमिशन डिपार्टमेंटल टेस्ट में जाएंगे। स्क्राइब कहते हैं वो बंदा जो आपकी जगह पेपर लिखेगा,
ठीक है। और ऐसे कैंडिडेट्स को एक रिटन रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ेगी कुछ 7 दिन पहले टेस्ट से, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म हैंडलिंग ऑफिस में जा करके उन्हें अपनी एक अलग से एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, एक रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। और ब्लाइंड कैंडिडेट जिनको एक स्क्राइब दिया जाएगा उसको एक एडिशनल टाइम दिया जाएगा 25% का। जैसे मान लीजिए 2 घंटे का आपका टेस्ट पीरियड है, तो जो ब्लाइंड कैंडिडेट होगा उसको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा स्क्राइब के साथ अपना पेपर पूरा करने के लिए। जो यूनिवर्सिटी है उसके पास ये राइट है कि वो नोटिफाइड एडमिशन डिपार्टमेंटल टेस्ट शेड्यूल में चेंजेस कर सकती है अपने हिसाब से। अगर किसी भी केस में कोई कैंडिडेट जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो कि कंसर्न कोर्स ऑफ स्टडी के लिए जो भी यूनिवर्सिटी ने तय किया है उसको फुलफ़िल नहीं कर रहा है, तो वो अपने रिस्क पर कर रहा है। क्योंकि अगर किसी भी स्टेज पर ऐसा पता चला कि कैंडिडेट ने एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया है तो जो एडमिशन उसे दिया गया है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। कोई सेपरेट इंटीमेशन लेटर नहीं दिया जाएगा कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके घर पे एक चिट्ठी आएगी कि आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। काउंसलिंग के लिए, किसी भी प्रकार की ग्रुप डिस्कशन के लिए, ठीक है। यहाँ पर कैंडिडेट की जो लिस्ट है इंटरव्यू के लिए, जीडी के लिए, ये ग्रुप डिस्कशन के लिए, काउंसलिंग के लिए, वो सभी लिस्ट जो हैं वो नोटिस बोर्ड पर रखी जाएंगी कंसर्न डिपार्टमेंट के, फैकल्टी के, कॉलेज के, सेंटर के, प्रॉक्टर ऑफिस के, कंट्रोलर की वेबसाइट पे। तो बेस्ट तरीका जो सबके लिए है, जिस पे सब लोग देखते ही हैं, वो है कंट्रोलर की वेबसाइट। और जो डेट्स हैं इंटरव्यू के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए, काउंसलिंग के लिए, एडमिशन के लिए, वो स्ट्रिक्टली फॉलो की जाएंगी। और कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नोटिस बोर्ड से खुद को इन्फॉर्म्ड रखें, वेबसाइट से या किसी भी तरीके से जहाँ से वो रख सकते हैं अपने खुद के सोर्सेज से, या उनका नाम डिस्प्लेड लिस्ट में है या नहीं है। और वो टाइमली अरेंजमेंट्स करें ताकि वो इंटरव्यू के लिए, जीडी के लिए, काउंसलिंग के लिए या एडमिशन के लिए वो मौजूद हो। तो केस हो सकता है। तो यूनिवर्सिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी अगर कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन नहीं ला पाता है रिगार्डिंग अपनी जो शॉर्ट लिस्टिंग है इंटरव्यू के लिए, या काउंसलिंग है, या सिलेक्शन फॉर एडमिशन है। यूनिवर्सिटी चांस मेमो लिस्ट भी जारी करती है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के अलावा। चांस मेमो एक एडमिशन का ऑफ़र नहीं होता है, लेकिन ये सिर्फ तब इशू किया जाता है जब ऐसा होता है कि हो सकता है सीट खाली हो जाए कोई। तो चांस मेमो का मतलब है कि अगर आपकी ये कोई सीट खाली होगी तो आपको एडमिशन दिया जाएगा। अलग से कोई भी इंफॉर्मेशन, सेपरेट लेटर सेंड नहीं किया जाता कैंडिडेट्स को चांस मेमो ऑफ़र करने के लिए। आपको खुद को आगाह रखना पड़ता है वेबसाइट से। कोई भी सीट जो कि अनफिल्ड रहती है एडमिशन की कंप्लीशन के बाद सेलेक्ट लिस्ट में से, उसको चांस मेमो वाले बच्चों ने जिन्होंने भी रिपोर्टिंग की होती है उनसे जाकर के फुलफ़िल किया जाता है, ठीक है। चांस मेमो में भी हर बच्चे को चांस नहीं दिया जाता, जो रिपोर्टिंग करता है उसी को चांस दिया जाता है। मान लीजिए शुरुआत के 50 चांस मेमो में से सिर्फ 15 नंबर वाले ने रिपोर्टिंग करी तो उसी को एडमिशन दिया जाएगा। समझ गए आप? जिसकी 15 रैंक थी चांस मेमो में, उसने रिपोर्टिंग करी तो उसको एडमिशन दिया जाएगा। अगर कोई भी चांस मेमो नंबर जो कि है चांस मेमो नंबर के ऑर्डर से एडमिशन दिया जाएगा रिपोर्टिंग के हिसाब से। लेकिन अगर ऐसी वैकेंसी एडमिशन की क्लोजिंग डेट के बाद आती है तो उस वैकेंसी को फिलअप नहीं करना होता है, उसको खाली ही रखना होता है, ठीक है। कोई भी करस्पॉन्डेंस जो कैंडिडेट्स जिनको सेलेक्ट किया गया एडमिशन के लिए उनको मतलब उनसे कोई भी इस तरीके के वो नहीं होता है कि उनके सर्टिफिकेट्स को रिटर्न करना हो या कोई ऐसी बात नहीं होती है। टेस्ट फीस, प्रोसेसिंग चार्जेस वो सब रिफ़ंड नहीं किए जाते। एक सेपरेट नोटिफिकेशन आएगा काउंसलिंग के लिए। जो भी आपका कोर्स ऑफ स्टडी है जहाँ पर भी उसकी ज़रूरत है वहाँ पे एक अलग से नोटिफिकेशन आएगा। कैंडिडेट जो काउंसलिंग के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उनको काउंसलिंग के लिए रिपोर्ट करना होगा और अपना ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ कोर्स या ब्रांच वहाँ पर बताना होगा। मेन सब्जेक्ट क्या वो लेना चाहते हैं, स्ट्रीम, स्पेशलाइजेशन, स्कूल फ्रॉम अमंग दोज लिस्ट अंडर द कोर्स ऑफ स्टडी कंसर्न एज पर नोटिफाइड प्रोसीजर, ठीक है। जो भी प्रोसीजर दिया जाएगा उसी हिसाब से उन्हें बताना होगा कि क्या सब्जेक्ट्स वो रखना चाहते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस अगर एक बार आपने बता दिया तो उसको चेंज नहीं किया जाएगा। अगर कोई शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए रिपोर्ट नहीं कर पाता है या वो जो भी स्टेप्स हैं उन जो कि बताए जाते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर में
उनको पूरा नहीं कर पाता है तो उसका जो क्लेम फॉर एडमिशन है वो ख़त्म हो जाएगा और जो काउंसलिंग है वो कैंसिल हो जाएगी और इस तरीके का कोई भी मतलब इस तरीके की कोई भी हरकत इंटरटेन नहीं करेगी। स्पेशल कैंडिडेट्स को कोर्स, ब्रांच, मेन सब्जेक्ट, स्ट्रीम अलॉट की जाएगी स्पेशलाइजेशन, स्कूल, मेरिट पर। ठीक है, प्रेफरेंस जो भी उन्होंने रखा होगा उस हिसाब से, जैसे मान लीजिए आप पीसीएम लेना चाहते हैं, पीसीबी, तो ये आपने पहले ही सेलेक्ट कर रखा होगा फॉर्म में, और इसके अलावा काउंसलिंग के टाइम आपसे पूछा जाएगा आप क्या लेना चाहते हैं और उस हिसाब से आपको अपना सब्जेक्ट दिया जाएगा। वो आपकी रैंक पर भी डिपेंड करता है। कोई कैंडिडेट जिसको हाईयर प्रेफरेंस के लिए सेलेक्ट किया गया है उसका लोअर प्रेफरेंस पे कोई अधिकार नहीं होगा। जो यूनिवर्सिटी है वो उसके पास ये अधिकार है कि वो किसी भी कोर्स को, किसी भी ब्रांच को, किसी भी मेन सब्जेक्ट को, किसी भी स्पेशलाइजेशन को सेलेक्टेड कैंडिडेट को दे। ठीक है, प्रेफरेंस तो आपने रखा ही है, लेकिन प्रेफरेंस के अलावा यूनिवर्सिटी की मजबूरी भी है कि कौन सी सीट बची है उस हिसाब से आपको एडमिशन दिया जाएगा। एक कैंडिडेट जिसको किसी कोर्स में, ब्रांच में, मेन सब्जेक्ट में, स्ट्रीम में, स्पेशलाइजेशन में, स्कूल में एडमिट कर लिया गया है तो उसको अपग्रेड किया जा सकता है ऑटोमेटिकली मेरिट के बेसिस पर। मान लीजिए आपका एडमिशन हो जाता है पीसीएमबी में और आप ये चाहते थे कि आपका मेन सब्जेक्ट हो बायो और आपका जो सेकंड सब्जेक्ट हो वो हो मैथ्स, तो आपका ऑटो अपग्रेडेशन पॉसिबल है। यानी अगर कोई मेन सीट बायो की खाली होती है तो वहाँ आपको भेज दिया जाएगा, फिर आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं उसी के हिसाब से। ठीक है, तो कोई भी कैंडिडेट जिसको एडमिट किया जाता है या अपग्रेड किया जाता है किसी कोर्स में, ब्रांच में, स्ट्रीम में, मेन स्पेशलाइजेशन में, मेन सब्जेक्ट में, स्कूल में, उसको सेम अगर वो अगर वो वही रखना चाहता है जो सब्जेक्ट्स उसके पास पहले थे, वो अपग्रेड नहीं होना चाहता, तो उसको एक प्रिस्क्राइब परफॉर्मा सबमिट करना होगा, एक अंडरटेकिंग सबमिट करनी होगी जॉइंट असिस्टेंट कंट्रोलर को एडमिशन को ऑन द डेट ऑफ हिज हर एडमिशन अपग्रेडेशन फॉर नॉट अपग्रेडिंग इफ़ इट एनी फर्दर। यानी वो नहीं चाहता कि ये अपग्रेड हो, तो इसलिए उसको एक परफॉर्मा, एक अंडरटेकिंग ठीक है सबमिट करनी होगी। जो कैंडिडेट है जिसको किसी पर्टिकुलर कोर्स ऑफ स्टडी जो कि एमयू में है उसके लिए उसको एडमिट किया गया है अलीगढ़ या किसी और दूसरे सेंटर पर, मल्लापुरम, मुर्शिदाबाद, किशनगंज, उसको स्टडी सेंटर को चेंज करने की परमिशन नहीं होगी क्लोजिंग डेट ऑफ एडमिशन के बाद। यानी जब तक आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। सभी एडमिशन्स प्रोविजनल होंगे और वो ऑफिस ऑफ द प्रॉक्टर से क्लियरेंस मिलने पर निर्भर करते हैं। एडमिटेड कैंडिडेट जिन्होंने गेट, जेआरएफ या किसी इस प्रकार की किसी दूसरी स्कॉलरशिप परीक्षा को पास किया है किसी नेशनल फंडिंग एजेंसी से, तो उनको सेम सब्जेक्ट दिया जाएगा। कंडीशन ये होगी कि वो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंसर्न स्कॉलरशिप को पूरा करते हों और जो ग्रांट है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने का वो यूनिवर्सिटी को दिया गया हो बाय द यूजीसी फंडिंग एजेंसी और डीबीटी पेमेंट के थ्रू यूनिवर्सिटी के पास वो ग्रांट आ गया हो। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को अपना एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ एब्सेंटिया में कंप्लीट करने की परमिशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं यहाँ मौजूद नहीं हूँ और मैं अपनी जगह किसी और को भेज दूँ और वो एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको खुद ही जाना होगा। वैसे तो इस साल सभी ऑनलाइन हो रहा है, बट फिर भी अगर जब भी ऑफलाइन वाला सिलसिला दोबारा शुरू होगा तो आपको खुद जाना पड़ेगा, आप किसी और को नहीं भेज सकते। कैंडिडेट जो कि एडमिशन के लिए रिपोर्ट नहीं करेंगे स्टिपुलेटेड डेट और टाइम पे, तो वो अपना क्लेम फॉर एडमिशन को खुद ही ख़त्म कर रहे हैं। ऑफर एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और कोई भी करस्पॉन्डेंस इस रिगार्ड में एंटरटेन नहीं की जाएगी। ठीक है, बाद में आप यूनिवर्सिटी जाएँ और कहें कि अरे मैं वापस आ गया, तो वो चीज़ जो है वो एंटरटेन नहीं की जाएगी। इसके अलावा कोई भी कैंडिडेट को जब तक एडमिशन नहीं किया जाएगा जब तक वो सभी अपनी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को एट द टाइम ऑफ एडमिशन पूरा नहीं कर रहा है। कैंडिडेट जो कि अपने सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंटल इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं तो उनको यूनिवर्सिटी कंसिडर नहीं करेगी। कोई भी कैंडिडेट जिसके पास 15 नंबर से कम आ रहे हैं किसी भी एडमिशन या डिपार्टमेंटल टेस्ट में, वो एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही है 15% का काम करके आना पेपर में, समझ गए आप? ठीक है, रिटन टेस्ट जो है उसमें 15% का आप लिख करके आएँ। लिख करके मतलब आपसे सॉल्व करके आएँ। कोई भी कैंडिडेट जिसको एडमिशन दिया जा रहा है सेम कोर्स में या क्लास में जिसमें उसको पहले भी एडमिशन दिया जा चुका है, तो ऐसा कोई भी कैंडिडेट के साथ नहीं होगा।
कैंडिडेट को ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने होंगे, इंक्लूडिंग द स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद द रिक्विजिट परसेंटेज ऑफ मार्क्स एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन काउंसलिंग wherever applicable, failing which he or she shall not be allowed to complete the admission and the offer of admission shall stand cancelled and no further correspondence in the matter shall be entertained। यानी जो भी आपकी मार्कशीट है वो आपको एडमिशन के टाइम पे सबमिट करनी होगी ओरिजिनल फॉर्म में। ओके, ये बस इसमें यही है कि आपको, अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आपका एडमिशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जो कैंडिडेट्स हैं जिनको एडमिशन के लिए सेलेक्ट किया गया है उनको ओरिजिनल मार्कशीट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की डिपॉजिट करनी होगी ऑफिस ऑफ द डीन, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, चेयरमैन, जो कि टाइम ऑफ एडमिशन नोटिफाइड डेट पे उनको सबमिट करना होगा। और जो मार्कशीट जो 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 सेट मार्कशीट है, यानी जो भी मार्कशीट आपसे लाने को कहा गया है वो कैंडिडेट को 1 महीने के बाद वापस दी जाएगी। सभी यूनिवर्सिटी एडमिशन के बंद होने के 1 महीने के बाद वो मार्कशीट वापस दी जाएगी। लेकिन अगर एडमिशन कैंसिल हो जाता है कैंडिडेट का उसकी रिक्वेस्ट पर, तो जो मार्कशीट है उसको कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन के टाइम पर वापस कर दिया जाएगा। मान लीजिए आप अपना एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं यूनिवर्सिटी से, तो अपनी पुरानी मार्कशीट अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी आपके एडमिशन के कैंसिलेशन के टाइम पे आपको आपकी मार्कशीट वापस कर देगी। जो कैंडिडेट है जो कि इंटरनेट डाउनलोडेड मार्कशीट दिखाता है या ग्रेड शीट दिखाता है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की, उसको प्रोविजनल एडमिशन के लिए तो कंसिडर कर लिया जाएगा। लेकिन आपका अगर आपने वही जो है वो मतलब अगर कंट्रोलर, रजिस्ट्रार या इशूइंग अथॉरिटी कंसर्न यूनिवर्सिटी या बोर्ड की उसको टेस्ट कर देती है तो उस केस में वो यूनिवर्सिटी कंसिडर कर लेगी। और कोई भी कैंडिडेट जो कि मार्कशीट नहीं लेके आता है, तो अगर वो इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में वो पहले पढ़ता था उसने अभी तक उसकी मार्कशीट इशू नहीं की है, या क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, और प्रोविजनल एडमिशन के लिए काउंसलिंग के लिए जहाँ पर भी ज़रूरत होगी टू द कोर्स कंसर्न उनका स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स डिटेलिंग द मार्क्स ग्रेड ऑब्टेन इन ईच सब्जेक्ट सेपरेटली इंक्लूडिंग टोटल एग्रीगेट मार्क्स एंड परसेंटेज इन अ कॉन्फिडेंशियल सील्ड कवर, वो उनके पास है ऑफिशियल स्टेशनरी पर, तो उसको डायरेक्टली उन्होंने इशूइंग अथॉरिटी या द कंसर्न यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूशन से रिसीव किया है इन द नेम ऑफ कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन AMU, तो उनका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से कोई भी कैंडिडेट जो कि किसी फुल टाइम कोर्स ऑफ स्टडी में एडमिशन लेना चाहता है और वो किसी फुल टाइम कोर्स ऑफ स्टडी में ऑलरेडी एडमिटेड है यूनिवर्सिटी में या किसी और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में, तो कैंडिडेट को कोई भी फुल टाइम कोर्स ऑफ स्टडी अगर एडमिशन लेना चाहता है तो उसको अपना नाम हटवाना पड़ेगा फ्रॉम द रोल्स ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशन जहाँ पे ऑलरेडी उसका एडमिशन हो चुका है, और उसको एक सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा इस इफेक्ट में फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन टू द कोर्स इंक्लूडिंग इवनिंग कोर्सेज एंड प्रोफेशनल कोर्सेज एंड द सेंटर ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज फॉर विच ही और शी मे हैव बीन प्रोविजनली सेलेक्टेड। कैंडिडेट्स जो कि एम्प्लॉय स्टेटस जिनके पास है, ठीक है, और वो किसी भी आपके पास मतलब वो एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फुल टाइम कोर्स के यूनिवर्सिटी में, तो उनको ज़रूरत है कि वो लीव सेंक्शन या रिलीविंग ऑर्डर एट द टाइम ऑफ एडमिशन प्रोड्यूस करें फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स परमिटिंग देम टू परस्यू देयर स्टडीज़ एट द यूनिवर्सिटी, यानी उनको वो लीव एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, ठीक है, और ऐसा नहीं करने पर उनका एडमिशन वापस ले लिया जाएगा। जो कैंडिडेट्स एडमिशन के लिए सेलेक्ट किए गए हैं उनको ओरिजिनल माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा फ्रॉम द हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन जहां वो पहले पढ़ते थे, ठीक है, एडमिशन के टाइम पे। और जो कैंडिडेट ऐसा नहीं कर पाएंगे, माइग्रेशन सबमिट नहीं कर पाएंगे या कैरेक्टर सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन सबमिट नहीं कर पाएंगे, उनको एक अंडरटेकिंग देनी होगी प्रिस्क्राइब परफॉर्मा पे, जो कि अपेंडिक्स में दे रखा है। तो अगर आप डेट नोटिफाइड जो यूनिवर्सिटी आपको डेट बताती है उससे पहले अगर ये सबमिट नहीं करेंगे तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कोई भी कैंडिडेट जो किसी फुल टाइम कोर्स में जिसका एडमिशन हुआ है यूनिवर्सिटी में, उसको किसी भी प्रकार की एम्प्लॉयमेंट पेड या दूसरे प्रकार की फुल टाइम
मतलब ना ही तो वो काम करे यूनिवर्सिटी में और ना ही किसी और यूनिवर्सिटी में कोई फुल टाइम कोर्स वो कर रहा हो, ठीक है। तो जो आपका जब तक ये कोर्स आपका चलेगा तो ये ज़रूरी है कि आप किसी यूनिवर्सिटी में काम भी ना कर रहे हो और आप पढ़ाई भी ना कर रहे हो, इस यूनिवर्सिटी में काम ना कर रहे हो। इसके अलावा कोई भी कैंडिडेट जो कि 2 डिग्री कोर्स प्रोग्राम एक साथ करना चाहता है रेगुलर या डिस्टेंस मोड में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट 2 प्रोग्राम्स को एक साथ परस्यू करना चाहता है डिस्टेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टेंस एंड रेगुलर मोड में, अलग एक या अलग अलग इस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, तो इस तरीके से वो कर सकता है। 1 डिग्री और 1 डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स, 1 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और 1 डिप्लोमा और 1 सर्टिफिकेट कोर्स, ऐसा वो कर सकता है। 1 डिप्लोमा और 1 सर्टिफिकेट कोर्स ऐसा कर सकता है। 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज ऐसा कर सकता है। 2 डिप्लोमा कोर्सेज और 2 सर्टिफिकेट कोर्सेज, तो ऐसा वो कर सकता है। जो यूनिवर्सिटी है उसके पास ये अधिकार है कि वो किसी भी स्टूडेंट को मेडिकली एग्जामिन कराए, और अगर वो मेडिकली अनफिट है तो जो एडमिशन है ऐसे कैंडिडेट का उसको कैंसिल कर दिया जाए। अगर किसी भी प्रकार का एरर या ओमिशन प्रोसेसिंग या वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म में मिलता है, सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स में मिलता है, तो जो एलिजिबिलिटी है ऐसे कैंडिडेट की उसको डिटेक्ट किया जाएगा जब कैंडिडेट एडमिशन ले लेगा कोर्स में। और जो यूनिवर्सिटी है उसके पास ये अधिकार है कि ऐसे कैंडिडेट को या ऐसे एडमिशन को किसी भी स्टेज पे वो ख़त्म कर सकती है अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत यूनिवर्सिटी को लगती है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म में। अच्छा, अगर ऐसा किसी भी स्टेज पे पता चलता है कि कोई कैंडिडेट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा, उसने गलत तरीक़ों का यूज़ किया है एडमिशन लेने के लिए, या उसने किसी प्रकार का झूठा या इनकरेक्ट स्टेटमेंट किया है एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है, गलत बात बताई है एप्लीकेशन फॉर्म में, गलत जानकारी दी है यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन फॉर्म में, और उसने अपना सिग्नेचर, फ़ोटो, थंब इम्प्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म पे अपलोड नहीं किया है या किसी और का अपलोड कर दिया है, तो इस केस में उसको एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। और अगर उसको ऑलरेडी एडमिशन मिल चुका है तो उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर एडमिशन कैंसिल कर देती है यूनिवर्सिटी तो क्लोजिंग डेट ऑफ एडमिशन के बाद फ्रॉम द कंसर्न कोर्स ऑफ स्टडी, तो जो एडमिशन चार्जेस हैं, फ़ी है किसी भी प्रकार की, उसको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। आंसर शीट्स और दूसरे रेलेवेंट मटेरियल जो कि एडमिशन से रिलेटेड हैं, डिपार्टमेंटल टेस्ट से रिलेटेड हैं, सभी कैंडिडेट्स के, और एप्लीकेशन फॉर्म सभी नॉन एडमिटेड कैंडिडेट्स के, उनको 4 महीने बाद उनको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग डेट ऑफ एडमिशन के 4 महीने बाद उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो अगर किसी भी प्रकार की डिस्प्यूट एडमिशन से रिलेटेड या होती है तो जो मैटर है उसको 4 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करना होगा, फाइल करना होगा एडमिशन की क्लोजिंग डेट्स के 4 महीने के अंदर अंदर, समझ गए आप। जिसके बाद किसी भी प्रकार का रेलेवेंट रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होगा। कोई भी डिस्प्यूट जो कि किसी मैटर से रिलेटेड है, जो कि एडमिशन से रिलेटेड है यूनिवर्सिटी के और उसके सेंटर्स के, वो ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में आएगा, और लोकल कोर्ट एट अलीगढ़ जो है या हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद का जुडिकेचर में आता है, वो इलाहाबाद में, वहाँ पर उसको देखा जाएगा। और जो क्लोजिंग डेट है सभी एडमिशन की यूनिवर्सिटी की, वो अलग से दी जाएगी, और कोई भी वैकेंसी जो कि इस डेट के बाद आएगी किसी भी कोर्स में, उसको फिल नहीं किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेके हमें कन्फ्यूज़न होता है, तो वो सब इसमें कवर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।